नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण सोनकर आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें अपन बात कर रहे थे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 25 द्विवरणीय चिकित्सा अध्याय के बारे में। ठीक है, इस अध्याय में अपन ने पिछले वीडियो में टॉपिक जो कवर किए थे वो थे व्रणों के प्रकार, निदान, संप्राप्ति, सामान्य लक्षण और चिकित्सा के बारे में। व्रणों की त्रिविध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा कौन सी? दर्शन, स्पर्श, प्रश्न। दर्शन मतलब जो रोगी का और व्रण का जो है दर्शन करना, देखना कि क्या प्रॉब्लम वहाँ पे, पस वस तो नहीं पड़ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, रोगी और रोग के जो है अपन इंद्रियों की परीक्षा करते हैं कि इंद्रियां जो है प्रॉपर रूप से काम कर रही हैं या नहीं, क्या इफेक्ट पड़ा है इंद्रियों पे उस व्रण का, वो सब चीज़ें। स्पर्श, स्पर्श में कैसा है, कठिन व्रण है, मृदु व्रण है, कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है, उसका पता करने के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अपन आगे बात करते हैं प्रश्न। प्रश्न में अपन जो है पूछते हैं कौन सा व्रण कैसे हुआ, ऐसा क्या किया, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा कौन से दोषों की इन्वॉल्वमेंट हो, उसको पता करने के लिए जो है अग्नि कैसी है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो ये त्रिविध परीक्षा। 12 प्रकार के दुष्ट व्रण आ गए, 8 स्थान हो गए उनके। ठीक है, इसके अलावा 8 प्रकार की गंध हो गई, 14 प्रकार के स्राव हो गए, व्रण के उपद्रव 16 उपद्रव हो गए, व्रण के 24 दोष, 36 उपक्रम। इनके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में डिटेल में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे षड्विध शस्त्र कर्म। ठीक है, अस्थि संधान विधि। अस्थि संधान विधि मतलब यहाँ पे अपन बात करेंगे बोन फ्रैक्चर को ट्रीट करने की, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने की। ठीक है, इसके अलावा शुद्ध और अशुद्ध व्रण के लक्षण, और लास्ट जो टॉपिक है बैंडेजिंग, और फिर कुछ योगों की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले षड्विध शस्त्र कर्म। ठीक है, इसकी ट्रिक है आपको चरक चिकित्सा 25 का 55वें श्लोक में वर्णन है षड्विध शस्त्र कर्म का, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। तो पहले मैं श्लोक बोल देता हूँ। पाटनम व्यदनम चैव छेदनम लेखनम तथा प्रच्छनम सीवनम चैव षड्विधम शस्त्र कर्म तत्। तो आचार्य चरक ने 6 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत कितने प्रकार के बताते हैं? 8 प्रकार के शस्त्र कर्मों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ट्रिक इसकी क्या है? पाव छोले परोसी, पाव छोले परोसी। ठीक है, पा से पाटन, वै से व्यधन या पंक्चरिंग, छो से छेदन याद कर लेना, ले से लेखन हो गया, पर से क्या याद कर लोगे? प्रच्छान, और सी से सीवन। तो इस प्रकार से जो है 6 प्रकार के शस्त्र कर्म आचार्य चरक ने बताए हैं। पाटन मतलब इंसीजन, जिसमें अपन इंसीजन करते हैं। वेदन पंक्चरिंग, वेद करना। ठीक है, छेद करना, वेदन। छेदन एक्सीजन। ठीक है, फिर लेखन मतलब स्क्रैपिंग, ऊपर से जो है स्किन को स्क्रैप करते हैं। फिर प्रच्छान टैटूइंग, छोटे छोटे जैसे सुई से छेद करते जाते हैं ना, एकदम हल्के हल्के बारीक बारीक कट लगाते हैं, उसको प्रच्छान कर्म बोलते हैं। और लास्ट बचता है सीवन कर्म। सीवन मतलब सुचुरिंग, जैसे कि कोई अपन ने ऑपरेटिव प्रोसीजर वगैरह होते हैं तो आफ्टर ऑपरेशन अपन क्या करते हैं, वो घाव को सील करते हैं, सीवन सुचुरिंग करते हैं उसकी, तो वो। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग व्याधियाँ बता रखी कि भाई पाटन कर्म के योग्य कौन सी व्याधि होती है, सीवन के योग्य कौन सी व्याधि होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पाटन कर्म योग्य व्याधियाँ तो कौन कौन सी व्याधियाँ होगी? नाड़ी व्रण, पक्क व्रण शोथ, शतोदर, बद्ध गुदोदर। ठीक है, ये सारी जो हैं किसके? पाटन कर्म योग्य व्याधियाँ हो गई। इसके अलावा आम शोथ में शल्य वर्तमान हो ऐसा शोथ। ठीक है, आम शोथ मतलब जो अच्छी अभी पका नहीं हो, इस प्रकार का शोथ हो, उसमें जो है शल्य वर्तमान हो, मतलब उसमें जो कोई भी है ना, जो फॉरेन पार्ट है, फॉरेन पार्टिकल है, वो प्रेजेंट हो, इस प्रकार का जो है व्रण, इनमें जो है पाटन कर्म करना चाहिए। वेदन जलोदर अपन ने पढ़ा हुआ है, उदर रोग में क्या किया था? वहाँ पे वेदन किया था। ठीक है, उसके वेदन करके पानी को बाहर निकाला था, तो दकोदर या जलोदर। पक्व गुल्म आचार्य चरक बोलते ही हैं कि भाई शस्त्र कर्म करना चाहिए। तो पक्व गुल्म में भी गुल्म को निकालने के लिए जो है, पित्तज गुल्म में पस वगैरह जो होती है उसको निकालने के लिए जो है यहाँ पे वेदन कर्म किया जाता है। पक्व रक्तज गुल्म,
रक्तज गुल्म में भी शस्त्र क्रिया बता रखी है, जिसमें क्या होता है, गुल्म में वेधन करके और वो रक्त को जो है बाहर निकाल लेते हैं। विसर्प, विसर्प में भी जो है वेधन क्रिया बताई गई है। पीड़िका और अन्य रक्तज रोगों में जिनमें रक्त जो है इकट्ठा हो जाता है ना एक जगह, तो वहाँ वेधन करके उस रक्त को जो बाहर निकालने का प्रोसीजर बता रखा है। ठीक है। फिर छेदन योग्य रोग, छेदन मतलब जिसमें छेदन किया जाता है, छेदन कर्म। तो जिस व्रण का मुख उद्वृत हो गया हो, अर्थात मुख के ऊपर मांस बढ़कर पीछे की ओर मुड़ गया हो, तो उस मांस को काट कर हटाते हैं। ठीक है। जिस व्रण के ऊपर का मोटा चमड़ा हो गया, उस चमड़े को हटा देते हैं। जो व्रण जो है ऊपर से उठे हुए हो, उन्नत हो, ठीक है, जो व्रण कठिन हो, ऐसे व्रणों को, और अर्श और अधिमांस आदि रोगों में जो है यहाँ पर छेदन योग्य रोग हो गए। लेखन, किलास, कुष्ठ वगैरह, जिसमें कुष्ठ में स्किन आगे ऊपर की खराब हो गई हो, तो उसको स्क्रैपिंग करके उसको हटा देते हैं। ऐसे ही आप गर्भाशय वगैरह में देखते हो ना, डीएनसी प्रोसीजर, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, वहाँ पे क्यूरेट से क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं गर्भाशय की, ताकि क्या है, प्लेसेंटा का कोई पार्ट वगैरह रह गया हो तो उसको जो है पॉलिप वगैरह उनको जो है हटाया जा सके स्क्रैपिंग करके। तो वो सब किस में आ गए, लेखन कर्म में आ गए। प्रच्छान, प्रच्छान मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं, अनेक कट लगाया जाता है, जिसके थ्रू क्या है, दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है। तो वात रक्त रोग, ग्रंथि हो गई हो, पीड़िका, कोट, रक्तमंडल, कुष्ठ, जिन अंगों में आघात लगा हो अथवा शोथ हुआ हो, ऐसे रोगों में जो है प्रच्छान कर्म किया जाता है। ऐसे ही आजकल प्रच्छान कर्म जो है वहाँ पे भी किया जाता है, खालित्य पालित्य रोगों में, ठीक है, जो है सिर में प्रच्छान कर्म किया जाता है। तो ये सब प्रच्छान योग्य रोग हो गए। फिर सीवन योग्य, सीवन योग्य जहाँ पे गंभीर यानी डीप अगर व्रण हो रखा हो, तो उसको जो है ठीक करने के लिए क्या करते हैं, कुक्षी, उदर आदि गंभीर प्रदेशों में गंभीर व्रण उत्पन्न हो, अथवा जिन व्रणों में गहराई तक चीरा गया हो, उनमें सीवन कर्म करना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर अपन कर रहे हो, उसके बाद जो अपन ने खोली है स्किन, उसको वापस जो है सीवन कर्म के द्वारा बंद करते हैं। ठीक है। तो ये जो है सीवन योग्य रोग हो गए। फिर एक आता है पीड़न योग्य व्रण, पीड़न मतलब दबाना। तो जिसको अपन जैसे अपने होता है, ये घाव है, कोई स्किन है, ठीक है, उस पर ये उभार युक्त तो अपने फुंसी टाइप हो रही है, फिर इसको क्या करते हैं अपन, ये हाथ में देखो कैसे बनता है, ऐसे हाथ से जो है दबाते हैं, इधर से ये प्रेशर डाल रहा है, इधर से ये प्रेशर डालता है, कंप्रेस करके पीड़न करके जो है निकालते हैं। ठीक है। पूरी पस भर रही हो तो पस को निकालते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, तो वो बोलते हैं पीड़न योग्य व्रण। ठीक है। तो जिन व्रणों का मुख अत्यंत छोटा हो, अथवा जिन व्रणों के भीतरी भाग में पूय संग्रह के लिए पोला स्थान बन गया हो, ऐसे व्रणों में पीड़न कर्म द्वारा जो है पीड़न कर्म करना चाहिए। मतलब जैसे कई बार होती है ना, फुंसियाँ हो जाती है जिनके अंदर पस भरा होता है, तो अपन क्या करते हैं, उनको दबा दबा के उसका पस निकाल देते हैं बाहर। ठीक है। तो वही है यहाँ पे, इस प्रकार से जो व्रण होते हैं जिनमें क्या होता है, पस अंदर भरा हुआ होता है, तो उस पस को निकालने के लिए जो है अपन यह प्रयोग करते हैं पीड़न का। फिर आता है व्रण में शतदोतग्रत। शतदोतग्रत, ग्रत क्या है, हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है, रोपण में। तो रक्त और पित्त प्रधान व्रणों में शतदोतग्रत, शीतल होता है तो रक्त और पित्त जो दोष हैं उनको बैलेंस करने का काम करेगा, घृत रोपण का काम करता है ही, तो इसलिए जो है यहाँ पे शतदोतग्रत का प्रयोग किया जाता है। या फिर अति शीतल दुग्ध का प्रयोग, अथवा मुलेठी, मुलेठी क्या करती है, छेदन करती है, रोपण करती है, इसलिए मुलेठी के क्वाथ का निर्वापन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। शब्दोद्ग्रत का प्रयोग, मुलेठी का प्रयोग है, अति शीतल दुग्ध का प्रयोग आपको पता लग गया क्यों करते हैं, क्योंकि ये रोपण करते हैं, रोपण मतलब हीलिंग का काम करते हैं। ठीक है। मुलेठी साथ में छेदन भी करता है, स्क्रैपिंग वगैरह जो इंसिजन वगैरह है वो भी करता है, एक्सीजन, ठीक है, काट के बाहर निकालने का काम। फिर आता है अस्थि संधान विधि। इसकी जो है डिटेल आचार्य सुश्रुत ने ज़्यादा अच्छी बता रखी है, तो वैसे आपके काम की आचार्य सुश्रुत वाली है। ठीक है। लेकिन चूंकि चरक संहिता भी पढ़ना है अपन, तो वहाँ पे उसकी डिटेल अपन देखेंगे। ठीक है। अस्थि संधान विधि, तो अस्थि संधान विधि जो है यहाँ पर श्लोक नंबर 66, 67, 68, 69 में बता रखी है, तो आप उसमें देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रखा है अस्थि संधान विधि में, यदि किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो या संधिच्युत हो गई हो, संधिच्युत मतलब डिसलोकेशन हो गया हो, तो वहाँ पे विद्वान चिकित्सक को चाहिए कि अन्य अंगों के साथ इस टूटी हुई हड्डी या स्थानच्युत संधि को समरूप में रखकर, समरूप मतलब एकदम वापस एडजस्ट कर दो अपनी नॉर्मल पोजीशन में, संधान करना चाहिए। उसके ऊपर स्थिर कवलिका
कॉटन पैड देकर बंधन करना चाहिए। फिर उसके ऊपर कुशा या स्प्लिंट रखकर टूटी हुई हड्डी या स्थानच्युत संधि को स्थिर करना चाहिए। इसके बाद अधिक मात्रा में घृत लगाया गया है ऐसे कपड़े की पट्टी से सूख कर अचल बंधन बांध देना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या किया है, सबसे पहले वो जो बोन थी, जो फ्रैक्चर था, उसको एकदम जो नॉर्मल स्टेज थी उस पर लाके और ऐसे एक जगह कर दिया। जैसे मान लो किसी के घुटने की हड्डी टूट गई हो तो उसका पैर सीधा किया, घुटने की हड्डी को वापस अपनी सही जगह लोकेट किया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कॉटन पैड से वो चारों तरफ से बैंडेजिंग करते हैं। पहले कॉटन पैड लगा दिया, फिर उसके ऊपर बांस की परकच्चे वगैरह जो हैं वो लगा दिए, फिर उसके ऊपर फिर कुशा की जो है कवरिंग कर दी। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है अच्छी प्रकार से घृत लगाया हुआ कपड़ा के पट्टी जो है बांध दी। ठीक है, तो पट्टी बांध दी। फिर उसके बाद जो है लास्ट में इसको जो है पूरी तरह एकदम अचल रहे इस प्रकार का बंधन कर देना चाहिए। ठीक है, कांड भग्न यानी फ्रैक्चर या डिसलोकेशन रोगी के लिए दाह उत्पन्न न करने वाले पौष्टिक अन्न देना चाहिए। ठीक है, तो चावल वगैरह के जो है मैदा वगैरह के आइटम उनको देने चाहिए। संधियों में विश्लेष करने वाली जो है वो जो भी अपने आहार विहार संधियों में विश्लेष उत्पन्न करे, ऐसा जो है हितकर नहीं होता है। मतलब ऐसा जो है खान पान है उसको रोगी को नहीं देना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर रोगी को परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, वो एरिया है उधर, ठीक है, जहाँ पर फ्रैक्चर वगैरह हुआ है। व्रण में जो है स्वेदन कर्म हितकर माना गया है, मेनली वात प्रधान जो व्रण है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है व्रण में ऐषण कर्म। ऐषण कर्म क्या होता है, प्रोप से जो डालकर व्रण को जो है एरिया को क्लीन करते हैं। तो जिन व्रणों का मुख अत्यधिक छोटा हो जिससे अधिक स्राव निकलता है, उस व्रण में पूय कोश पूय एकत्र होने के स्थान वर्तमान हो, वे व्रण मर्म स्थान में न गए हो, उनमें ऐषण कर्म करना चाहिए। कहाँ कहाँ करना चाहिए, जिसका मुख अत्यधिक छोटा हुआ हो, जिसमें कोई ट्रैक बना हुआ जिससे क्या है बार बार सिक्रीशन हो रहा हो पस का इनका। ठीक है, जिसमें पस इकट्ठा होने की जगह हो, जो मर्म स्थान में न गया हो, वहाँ पर जो है ऐषण कर्म करना चाहिए। अब ऐषणी के टाइप्स, तो टाइप्स देखें तो चरक अनुसार 2 प्रकार की ऐषणी होती है, शलाका, वृक्ष, लता आदि कोमल डंडियों से बनी हुई मृदु ऐषणी, और दूसरी लोहे की शलाका से बनी कठिन ऐषणी। तो चरक ने 2 प्रकार की ऐषणी बताई है, मृदु और कठिन। मृदु किससे बनती है, पेड़ पौधों के आइटम से, कांड, वृक्ष, लता, इनके कोमल डंडियों से बनाई जाती है। और जो कठिन होती है वो लोहे की शलाका से बनाई जाती है। ठीक है, सुश्रुत ने 3 प्रकार की ऐषणी बताई है, तीक्ष्ण कंटक, यौपत्र, गंडूपद मुखी। तो ये 3 प्रकार की सुश्रुत ने बताई है। कठिन ऐषण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो व्रण मांसल प्रदेश में गंभीर रूप में उत्पन्न हुआ हो तो कठिन ऐषण का, और व्रण मांसल प्रदेश में न गया हुआ हो तो मृदु ऐषण का प्रयोग किया जाता है। अब शुद्ध और अशुद्ध व्रण के लक्षण व उनकी चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ये है इस पूरे बुक का। ठीक है, तो ये सबसे काम की चीज़ है। तो अशुद्ध व्रण के लक्षण की बात करें तो दुर्गंधित या पूतिगंधी हो, त्वचा वहाँ की विवर्ण डिस्कलरेशन हो रखा हो, स्राव अधिक्य जहाँ अधिक स्राव हो रहा हो, महारुजा जहाँ वेदना की अधिकता हो। इस प्रकार के जो हैं अशुद्ध व्रण के लक्षण हैं। चिकित्सा क्या है, शोधनैर समुपाचरेत, कि शोधन औषधियों द्वारा जिसकी चिकित्सा की गई हो वो शोधनैरव समुपाचरेत। ठीक है, शुद्ध व्रण के लक्षण। अब अशुद्ध व्रण के लक्षण अपन ने देख लिया, अब शुद्ध व्रण के लक्षण देखते हैं जिनका शोधन किया गया हो। ठीक है, ना अति रक्त हो, अधिक रक्तवर्ण का न हो, ना अति पांडु जो अधिक पांडु वर्ण का भी न हो, ना अति शाव हो जो ज़्यादा शाव वर्ण का न हो, न च अति रुक जहाँ पर वेदना भी ज़्यादा नहीं हो, न च उत्सेद हो जहाँ ज़्यादा उभा हुआ उत्सन्न उठा हुआ नहीं हो, उत्संगी न हो या गतियुक्त न हो जहाँ पे कोई मूवमेंट वगैरह ऐसी कोई हो नहीं रही हो। तो इस प्रकार का जो है शुद्ध व्रण मानना चाहिए, वहाँ पर रोपण द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। अब शोधन तो कर दिया वहाँ पर, शुद्ध तो है ही, उसका क्या है सिर्फ रोपण हीलिंग करनी होती है। ठीक है, व्रण में पत्तों से आच्छादन, मतलब कौन कौन से प्लांट के पत्तों से जो है अपन व्रण की कवरिंग कर सकते हैं, तो कदम्ब, अर्जुन, नीम, पाटला, पीपल, अर्क, इनके पत्तों से व्रण का आच्छादन करना चाहिए। ठीक है, अर्क वगैरह का तो समझ में आता है, क्यों, क्योंकि क्या है इनमें जो है उष्ण होते हैं, व्रण का पाक जल्दी होता है, पाक जल्दी होगा तो उससे जो है जो भी अशुद्ध दोष हैं वो जल्दी बाहर निकलेंगे और उसकी हीलिंग फिर अपन को हीलिंग स्टार्ट करनी है। तो व्रण में जो है अर्क, पीपल ऐसे पत्तों का प्रयोग किया। नीमबादी का इसलिए बताया ताकि वहाँ पर क्या हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, एंटीसेप्टिक का काम करें। ठीक है, तो व्रण में पत्तों से आच्छादन। अब आता है बैंडेजिंग या व्रण बंदर।
बंधन। तो वृक्ष की छाल अथवा मृगचर्म, क्षोम, क्षोम मतलब जो रेशमी टाइप का कपड़ा होता है, इनकी पट्टी बांधना व्रण में हितकर बताया गया है। वाम और दक्षिण ये 2 प्रकार का बंधन व्रण में हितकर बताया गया है। सुश्रुत ने 14 प्रकार के व्रणबंध बताए, अष्टांग हृदय में 15 प्रकार के व्रणबंध बताए गए हैं। ये प्री पीजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, व्रणबंधों की संख्या। ठीक है, सुश्रुत ने कितने बताए हैं 14, अष्टांग हृदय ने 15 बताए हैं। ठीक है, चरक ने कितने बताए हैं 2 प्रकार के, वाम और दक्षिण। ये चीज़ आप याद रखना। अब पथ्यापथ्य, घाव हो रखा है तो आप नमकीन, खट्टा, ठीक है, तीखा ज़्यादा खा सकते हो? नहीं खा सकते। कैसे, जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है उसके बाद क्या होता है, सारे मॉडर्न एरा के देख लो चाहे आयुर्वेद वाले देख लो, डॉक्टर्स क्या होता है, ठंडा ठंडा खट्टा, ठीक है, नमकीन ज़्यादा, इस तरह का जो है मसाले वाला ये खाना जो है अवॉइड करने को बोलते हैं। इसके अलावा उष्ण, दाह उत्पन्न करने वाले, जो जलन उत्पन्न करे पेट में, इस तरह के। गुरु अन्नपान का सेवन, मैथुन का सेवन, दिवा स्वप्न, ये सब जो है अपत्य या निषेध है। ठीक है, दोषों का विचार करके अधिक शीतल, गुरु, स्निग्ध न हो, अविदायी अन्नपान का सेवन जो है पथ्य है। ठीक है, ये जो हो गए पथ्य व्रण के लक्षण हो गए, और पथ्य हो गए सॉरी व्रण में। अब आते हैं निम्न व्रण का उपचार, कि जो व्रण धसे हुए हों तो उनमें उत्साधन के लिए स्तन्य गण या दुग्धवर्धक, जीवनीय गण और भ्रंगणीय गण के जो द्रव्य हैं उनकी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है अग्निकर्म योग्य व्रण, कि जिन व्रणों में या अंगों में अधिक मात्रा में रक्त की प्रवृत्ति होती है, जो अंग कट गया हो, छेदन योग्य हो, अधिक मांस रोग हो, कफजन्य ग्रंथि रोग में, गलगंड में, ठीक है, वात से जिन अंगों में जकड़ाहट हो गई हो उन रोगों में, वात से जिन अंगों में अधिक पीड़ा होती हो, जिन व्रणों में पूय, लसिका भीतरी भाग में हो, ठीक है, गंभीर व्रण जो हो, स्थिर व्रण हो, या जो अंग क्लिप्त या शून्य हो गया हो, उनमें जो है अग्निकर्म करना चाहिए। मतलब जो शून्य हो गया हो या फिर जिससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, क्योंकि क्या है अग्निकर्म करोगे ना तो वहाँ जहाँ पे आपने अग्निकर्म किया वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होके फिर वहाँ ब्लीडिंग बंद हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है अग्निकर्म बता रखा है। ऐसे ग्रंथि टाइप हो रखा हो, गलगंड हो रखा हो, उन रोगों में भी अग्निकर्म जो है श्रेष्ठ बताया गया है शोथ को हरने के लिए। ठीक है, जो स्थिर व्रण हो, शून्य सूना पड़ गया हो, ऐसे व्रणों में भी अग्निकर्म कराना चाहिए। निषेध का है तो बालक, दुर्बल, वृद्ध, गर्भिणी, ये तो सब जगह सब चीज़ों में निषेध है। रक्तपित्त, अग्नि कैसी होती है उष्ण, रक्तपित्त क्या है उष्ण, तो ज्वर, ये दोनों उष्णता के कारण, पित्तज रोग है उसके कारण। निर्बल, जिसमें बल ही नहीं हो वो अग्निकर्म करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। विषाद युक्त, जो तैयार ही नहीं हो अग्निकर्म प्रोसीजर के लिए, ठीक है, अलग ही शौक में घूम रहा हो तो उसका कहाँ से अग्निकर्म करा पाएंगे, तो वो। ठीक है, स्नायु व मर्म स्थान में होने वाले व्रणों में, अब मर्म स्थान में कोई है वहाँ तो चिकित्सा ही बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि मर्म स्थान पर आघात हुआ और व्यक्ति की मृत्यु हुई। ठीक है, तो इसलिए जो है मर्म स्थान में वहाँ पे अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। विषयुक्त व्रणों में, विष क्या होता है मेनली पित्त का कारण होता है, पित्त प्रकोप करने वाला होता है, तो विषयुक्त व्रणों में या विष के कारण बने हुए व्रणों में। जिन व्रणों के भीतरी भाग में कांटे, शल्य आदि हों, नेत्र के व्रणों में, कुष्ठ के व्रणों में जो है अपन को अग्निकर्म नहीं कराना चाहिए। व्रण के जो है उपचार में क्षार कर्म भी कई बार उपयोगी होता है। क्यों? क्षार छेदन करता है ना, तो छेदन कर्म के लिए जो है क्षार का प्रयोग किया जाता है। व्रण में धूपन करने से वेदना, स्राव, दुर्गंधी, ठीक है, व्रणाश्रित कृमि नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा व्रण में शिथिलता, मृदुता भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये व्रणों में धूपन वगैरह के बात बता दिए। अब आते हैं त्वक सवर्णीकरण योग। त्वक सवर्णीकरण मतलब जैसे किसी के घाव हुआ, उसका अपन ने ट्रीटमेंट कर दिया, तो वहाँ पर क्या होता है ट्रीटमेंट के बाद वहाँ की स्किन का कलर जो है अलग होता है, काली सी हो गई या फिर कोई और डिस्कलरेशन हो गया, तो उसको वापस अपने नेचुरल कलर में लाने के लिए जो है यहाँ पे त्वक सवर्णीकरण का योग का प्रयोग किया जाता है। उक्त योग में रसोत्तम पारद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके कंटेंट क्या है? कलियक, अगर, आम की गुठली, हेम यानी नागकेशर, कांता यानी मजीठ, रसोत्तम, पारद, इनका जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नाम याद रखना है, त्वक सवर्णीकरण योग। ऐसे ही कंपिल्लक आदि तेल का प्रयोग व्रण के रोपण में किया जाता है। शोथ निर्वापण लेप, शोथ निर्वापण मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से बना जो पेस्ट है वो। ठीक है, इस पेस्ट को इसमें क्या होता है पंचवल्कल होता है, तो पंचवल्कल का पेस्ट को जो है घृत मिला के
और व्रण के ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही विजयादि प्रदेय, मधुकादि प्रदेय, इनका भी यहाँ पे व्रण के रोपण में प्रयोग किया जाता है। व्रण रोपण अवचूर्णन, कि अवचूर्णन वो जो पाउडर करते हैं ना, जैसे कि अपने आता है किसी के जैसे कभी हुआ हो रिंग वर्म वगैरह जैसे हो गया हो किसी के, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कैंडिड पाउडर वगैरह आते हैं ना, डस्टिंग पाउडर, कैंडिड डस्टिंग पाउडर। ऐसे ही व्रण के रोपण के लिए भी डस्टिंग पाउडर आते हैं कुछ, तो वो डस्टिंग पाउडर की बता रखी कि मंजिष्ठा आदि द्रव्यों का बना डस्टिंग पाउडर, शुक्ति चूर्ण का बना डस्टिंग पाउडर, शुक्ति भस्म का बना डस्टिंग पाउडर जो है व्रण के रोपण में प्रयोग किया जाता है। व्रण रोपण में तेल क्वाथ लेप, तो कंपिल्लक आदि तेल, नाम याद होना चाहिए, प्रपोंड्रिक आदि तेल, नग्रोध आदि क्वाथ, चंदन आदि लेप, प्रपोंड्रिक आदि लेप, इनका जो है व्रण रोपण शोधन में प्रयोग करना चाहिए। फिर लोम संजनन योग, क्या होता है कई बार घाव बड़े होते हैं, वहाँ पर रोपण तो कर देते अपन, लेकिन उस जगह पे स्किन पे वापस बाल नहीं उगते, तो वापस बालों की उत्पत्ति हो उसके लिए जो है एक योग बना है। तो उसमें क्या होता है, त्वक, लोम, खुर, श्रृंग और अस्थि, चतुष्पादों की जो है उनको जलाकर उनकी भस्म बनाई जाती है। उसमें ऑयल, तेल ऐड करके और इसको अप्लाई किया जाता है उस व्रण वाले एरिया पे, ताकि जो है वहाँ का अल्सर जो है, अल्सर मतलब वहाँ का घाव जो है वो ठीक हो जाए और प्राकृतिक रूप से वहाँ पे बालों की जो है उत्पत्ति होने लग जाए। इस प्रकार से अपना जो है 25वां चैप्टर आज कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, अपने सुझाव आप कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, आज अपना जो है चिकित्सा स्थान 25 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।